टॉपिक है ग्लोबल विंड, प्लानिटरी विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। हमारा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसानी से समझ जाए। उर्दू में हमने बनाया है कि ग्लोबल विंड सिस्टम और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड अर्थ के ऊपर किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है और उसकी वजह क्या है, और उसके बाद इन विंड के मूवमेंट की वजह से मौसम के ऊपर क्या तब्दीली आती है। ओके, ग्लोबल विंड के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। ग्लोबल विंड में हमारे पास अर्थ के ऊपर जितने भी एयर मूवमेंट है अर्थ के सरफेस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल मूवमेंट। और ये 3 टाइप के होता है: पोलर ईस्टरलाइज, ट्रैवलिंग वेस्टरलाइज एंड ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज। यहाँ पर अर्थ को हम लोगों ने 2 हिस्सों में, 2 बराबर हेमिस्फेयर में तकसीम किया है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अबव द इक्वेटोरियल लाइन एंड सदर्न हेमिस्फेयर बिलो द इक्वेटोरियल लाइन टिल द साउथ पोल। इससे पहले कि हम अर्थ के ऊपर मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड के बारे में पढ़े, थोड़ा सा हम अपने पिछले लेसन को रिकैप करते हैं। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि जब हमने एयर प्रेशर की बात की थी तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि हॉट विंड, हॉट एयर ऑलवेज राइजेस ड्यू टू द लाइट वेट होने की वजह से इट ऑलवेज राइजेस अप इन द स्काई एंड देयर इट रिलीज इट्स टेम्परेचर एंड कूल डाउन। ठीक है, और अपना टेम्परेचर जब ये इससे निकलता है तब ये ठंडा हो जाता है एंड देन इट एक्सपेंड और फैल जाता है। जब ये फैल जाता है तो ठंडा होने के बाद आगे थोड़ा सा मूव करके अपने अंदर मॉइस्चर इकट्ठा करता है। ड्यू टू दैट उसके अंदर इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी इसका वज़न बढ़ जाता है। ड्यू टू हैवी डेंसिटी इट सैंक डाउन इन द नेक्स्ट रीजन। जब नेक्स्ट रीजन में ये नीचे उतरता है तो वहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है। सो फ्रॉम दैट रीजन कोल्ड ब्रीज मूव टू fill the or rush to fill the vacuumed area or low pressure area from where the hot wind rised। जहाँ से हॉट विंड ऊपर की सिमत उड़ा था वहाँ पर लो प्रेशर रीजन बन गया था, तो उस लो प्रेशर रीजन को इर्द गिर्द की ठंडी हवाएं मूव करके उसको भर देती है। सो इस वजह से वहाँ पर अक्सर आपको स्ट्रॉन्ग हैवी रेन वगैरह नज़र आते हैं। जबकि रीजन बी के ऊपर जहाँ पर कोल्ड विंड नीचे उतरता था वहाँ का कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपको ज़्यादा मॉइस्चर नज़र आएंगे और प्लेजेंट वेदर होगा। ठीक है, सो सेम थिंग गोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एज वी नो बिफोर दैट द सनलाइट हिट द इक्वेटर एट ग्रेट क्वांटिटी और एट 90 डिग्री एंगल के ऊपर अमूमन पड़ता है। So what happened that equatorial region warmed more as compared to the rest of the places on the earth। जबकि दूसरे जगहों पर भी सनलाइट पड़ती है लेकिन वहाँ पे तिरछा पड़ता है एट एन एंगल। सनलाइट तो है बट द वार्मनेस इन द सनलाइट और टेम्परेचर दैट इज लेस, वो कम होता है। सो जब इक्वेटर के ऊपर सनलाइट 90 डिग्री एंगल से पड़ेगा तो वहाँ पर जितनी भी अर्थ का हिस्सा है, either that is ocean or continent, they bond up। और तो उसका गर्म हवा लाइट डेंसिटी की वजह से ऊपर की सिमत उड़ेगा। दिस इज approximately 17 kilometer up in the sky it goes up and there it release its moisture again। ठीक है, मॉइस्चर जब ये छोड़ देगा then it expand। now you see from here some half of this hot breeze blow toward the subtropical northern hemisphere and half of it blow toward the subtropical southern hemisphere। ठीक है,
यहाँ पे एरो की साइन से यहाँ पर आपको इजीली नज़र आ रहा है कि ये आगे जाकर पोल की तरफ जितना हम चलते जाएंगे, यहाँ से विंड की जो हाइट है वो कम होता जाएगा। ओके, जब ये सब ट्रॉपिकल रीजन पर अपना टेम्परेचर बिल्कुल ही हॉट टेम्परेचर ख़त्म कर देता है और कोल्ड टेम्परेचर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है विद द मॉइस्चर, due to the heavy density it again sank down at 30-degree northern hemisphere on the subtropical and 30-degree southern hemisphere on subtropical, it sank down, वहाँ पर नीचे की तरफ उतरता है। तो इस रीजन के ऊपर क्योंकि हैवी डेंसिटी के हैवी एंड डेंस विंड है, तो वहाँ पर जो रीजन है वो होगा हाई बेल्ट प्रेशर एरिया। विंड ज़्यादा है, इस वजह से हाई बेल्ट प्रेशर एरिया। वाइल ऑन द इक्वेटोरियल रीजन, कि वहाँ से हॉट ब्रीज ऊपर की तरफ चल रहा है, सो दैट्स वाई इक्वेटोरियल बेल्ट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लो बेल्ट रीजन। ठीक है, सो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई रीजन the wind blows to fill the equatorial low belt. In this circulation, and cell which is closed circulation is called Hadley cell. It is called Hadley cell in the northern hemisphere, Hadley cell in the southern hemisphere. याद रखिएगा कि जो कुछ भी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है वो सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज के साथ होगा। ठीक है, देन ऑन द सब ट्रॉपिकल रीजन को हम छोड़ के हम आगे बात करते हैं टेम्परेट लो रीजन। सो टेम्परेट लो रीजन एट 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वहाँ पर भी अगेन द सेम साइकिल विल गो ऑन। ठीक है, द हॉट विंड राइज्ड अप, लूज्ड इट्स टेम्परेचर and expand and move toward the high belt area, high belt pressure की तरफ चलेगा, where there it gets wet and due to dense quality it sank down again। ये यहाँ पर देखिए 30 डिग्री नॉर्थ की तो हमने बात की, हो गया। नाउ ये पोलर रीजन के ऊपर वहाँ पर नीचे आएगा। So there is called polar high belt region, and then in the south as well as north as well as in the south. So this cell is called polar cell. Okay, polar cell and Hadley cell दोनों का स्टार्ट सेम होता है, बल्कि जो बीच का हिस्सा है फेरल सेल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड फेरल सेल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इस दोनों में ये है कि ये यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से हैवी विंड ब्लो करेगा ऊपर टेम्परेट लो एट 60 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और इक्वेटोरियल लो की तरफ ब्रश करेगा और वहाँ के लो बेल्ट को कम फिल करेगा इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये तो बात हुई सर्कुलेशन ऑफ विंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ और मूवमेंट। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ इसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा। एज वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये इस साइड से रोटेट करेगा और एंड इट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। सपोज इसका दिस रेड stick is its axis which is an imaginary line। ठीक है, अब अर्थ यहाँ से जब स्पिन करेगा सो ऑब्वियसली इसके ऊपर सनलाइट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ऊपर और सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर
मुख्तलिफ होगा. Where there is there the northern hemisphere receives more sunlight, there will be समर सीजन. ठीक है. फिर आगे जाके ये जब इसकी सर्कुलेशन मूव करके आगे सन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, सो वहाँ पे क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पीछे की तरफ जाएगा और सदर्न हेमिस्फेयर सन के सामने की तरफ आएगा. तो सदर्न हेमिस्फेयर रिसीव नाउ मोर लाइट एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव लेस लाइट. दैट्स वाई सदर्न हेमिस्फेयर वहाँ पर समर सीजन होगा जब वो सन के ऑपोजिट स्पिन करे, जब ये अर्थ सन के ऑपोजिट स्पिन करता है. सो यहाँ पर जब तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज रिसीविंग मोर सनलाइट, सो यहाँ पर आपको समर सीजन समर सॉलिस्टिस नजर आएगा. और उसके ऑपोजिट में क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर दूर है सन से, तो वहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस होगा. अब इस सब को बताने का मकसद क्या है कि इस स्पेनिंग तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल की वजह से अर्थ के हर तरफ इर्द गिर्द गर्म और सर्द हवा का आपस में एक सर्कुलेशन सेल बन जाता है. और रोटेशन की वजह से इन हवाओं के ऊपर, गर्म और सर्द हवाओं के ऊपर इसके डायरेक्शन पे क्या असर पड़ता है, तो इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं प्लैनेटरी विंड में. ठीक है. अब प्लैनेटरी विंड को थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है. कि प्लैनेटरी विंड्स आर द विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल ये विंड ब्लो करता है, चलता रहता है. फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट, यानी जहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा हो, टूवर्ड द लो प्रेशर बेल्ट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. इट इंक्लूड्स ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज विंड के ऊपर मुश्तमिल हो. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अबाउट द फ्लो ऑफ द विंड इन द नॉर्थ स्फीयर. डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड्स द राइट साइड हैपन. हाउ, कैसे होगा ये राइट साइड की तरफ. जैसे सपोज आप नॉर्थ की तरफ से नीचे हाई लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर विंड की तरफ आ रहे, और अर्थ इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट भी कर रहा है. तो जिस तरफ इसका रोटेशन का रुख होगा, विंड की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट साइड पे होगा. ठीक है. अब अर्थ चूंकि टिल्ट है, तो इसके रोटेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से होगा टूवर्ड द लो बेल्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन. सेम केस यहाँ से फिर सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट के ऊपर से जो विंड प्रेशर है वो मूव करेगा टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो बेल्ट की तरफ. ठीक है. ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पिन और रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये उस तरफ मूव कर रहा है. अब आते हैं साउथ हेमिस्फेयर में. साउथ हेमिस्फेयर में सपोज यू आर विंड, अपने आप को विंड कंसीडर करें, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द पोलर हाई बेल्ट प्रेशर. ठीक है. आप हाई बेल्ट प्रेशर के ऊपर है और यहाँ से अर्थ इस तरह से स्पिन कर रहा है. सो ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन लाइट होने की वजह से, बिकॉज विंड है, हवा है, ऊपर आसमान पे है, तो ये वहाँ से स्काई से ये ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा. ठीक है. अब ये लेफ्ट की तरफ से है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दिस विंड विच ब्लोस फ्रॉम द पोलर हाई बेल्ट प्रेशर की तरफ से जब ये मूव करता है टुवर्ड द लो टेम्परेट रीजन, तो इसको कहेंगे साउथ ईस्ट विंड कहेंगे. ठीक है. और जो यहाँ से पोलर हाई बेल्ट प्रेशर की तरफ से ये टेम्परेट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको कहेंगे, इस विंड का नाम है नॉर्थ ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्टर्लाइज विंड भी इसको कहेंगे. ठीक है. सेम केस फिर इसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट प्रेशर से इक्वेटोरियल को भी ये इस तरह से हम लोग इसको भी नॉर्थ ईस्ट ब्लो और डायरेक्शन ऑफ द विंड भी कहेंगे. और इसी हिसाब से इस रीजन में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के अंदर इन द समर सॉलिस्टिस जब बारिशें होती है, तो उसका डायरेक्शन
नॉर्थ ईस्ट की तरफ से होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ब्लो करेगा। और वेस्ट साउथ हेमिस्फीयर के अंदर जो बारिशों का रुख होगा वो होगा फ्रॉम साउथ ईस्ट की तरफ से होगा। फिर इसी तरह से जब अर्थ स्पिन करके आफ्टर 6 मंथ ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट चला जाएगा, सो ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सन से दूर हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर सन के करीब आ जाएगा। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस तरह अभी पोलर का मैंने बताया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बताया था, वो सदर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन में चलेगा और सदर्न का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड के ब्लो या पोजीशन जो है वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई प्लानिटरी विंड की तरफ से। ये जो साइड पे सेल्स मैंने बनाए हुए हैं, दीज सेल्स और ऑल मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये हर जगह पर अपने बेल्ट के अराउंड ये मूव कर रहा होता है और बीच में फेरल एंड हैडली सेल यहाँ से मर्ज हो रहा है और फेरल एंड पोलर सेल यहाँ से मर्ज हो रहा है। सेम इन द सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपकी, ओके। सेकंड चीज जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि ऑन द अकाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ wind tends to deflect toward the right side and other hemisphere toward the left side। ये बातें हो गई हमारी, ठीक है। फिर thirdly क्या होगा कि winds are known by the direction from which it flow, यानी जो विंड जिस रुख से चलेगा उसको उसी रुख का उसी विंड का नाम देंगे, ठीक है। फिर जब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सोलिस्टिस आ जाता है, सो फ्रॉम दैट रीजन, क्योंकि वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओशंस की यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बहुत देर से गर्म होता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा होने लगता है, ठीक है। नाउ इन द समर सोलिस्टिस यहाँ पर जितने भी ओशंस है वो सारा पूरा समर सोलिस्टिस उसको गर्म होने में लगा। अब विंटर सोलिस्टिस में ये ठंडा होने जब जाएगा, सो ऑब्वियसली इसका विंड जो है वो यहाँ पर वो लो बेल्ट जो है वो हाई बेल्ट प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लो की तरफ चला जाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर सन उस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बजाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिट करेगा। इस वजह से फिर विंड की डायरेक्शन ऐसे ही चेंज होती जाएगी जैसे पहले मैंने आपको बताया था बेल्ट की पोजीशन चेंज हो गई। तो इस लिहाज से प्लैनेटरी विंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज विंड एंड पोलर ईस्टरलाइज विंड। इसको हम अगले नेक्स्ट उसमें आसानी से हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ट्रेड विंड्स होता क्या है? ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो बेल्ट प्रेशर की तरफ मूव करेगा इन द विंटर सीजन, ओके। ऑन अकाउंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स दीज fins deflect toward the right side in north hemisphere and left side in southern hemisphere, ठीक है। वही वाली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कही कि ये हाई बेल्ट प्रेशर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जब ये जाएगा तो सीधे हाथ की तरफ यानी राइट की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। इन द विंटर सीजन की तरफ आ जाएगा। विंटर सीजन में ये होता है और अपने साथ ये बारिश भी वहीं से लेकर आता है और बारिश पहले ये थोड़ा सा होकर ये आगे साउथ की तरफ मूव करेगा और वहाँ पर पानी बरसाएगा, ठीक है। लेकिन समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़मीन की का ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ है, इस वजह से हाई बेल्ट प्रेशर जो है अब ज़मीन यानी कॉन्टिनेंट बन रहा है, सपोज अब एशिया बन रहा है, यहाँ पर एशिया है तो यहाँ से ये हाई लो बेल्ट प्रेशर बनेगा, गर्म होगा। अर्थ की लैंड की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये जल्दी जब ये गर्म होगा समर सीज़न के अंदर तो हाई बेल्ट प्रेशर इक्वेटर की तरफ से वहाँ से विंड बहुत तेज़ी से आकर वो हिट करेगा सब कॉन्टिनेंट पेनिनसुला को और पहले मेडागास्कर से अफ्रीकन आइलैंड वहाँ से होकर
उसके ऊपर से गुजर कर ये सब कॉन्टिनेंट पेनिनसुला को हिट करेगा और यहाँ पर हैवी विंड ब्लो करेगा। लेकिन क्योंकि जब आपके माइंड में होगा सब कॉन्टिनेंट के मैप, तो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कराकोरम रेंज की वजह से ये वहाँ से टकरा कर ये सारा बारिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही बरसाएगा और यहाँ इंडोनेशियन रीजन्स में बरसाएगा, ठीक है। और कुछ हिस्सा यहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब एंड सिंध हिस्सों में पानी बरसाएगा और आगे से ये माउंटेन्स एक बैरियर की तरह से काम करेगा इन विंड क्लाउड्स के और विंड्स को रोकने के लिए। और उसके अदर साइड इस विंड का जस्ट सपोज समझे डस्ट चला जाता है, डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर चला जाता है, यानी बारिश के होने की वजह से समर सीज़न में जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं वो वहाँ पर चला जाएगा। इस वजह से कराकोरम रेंज के ऊपर इंडिया के ऊपर नॉर्थर्न रीजन्स के ऊपर से ये मॉनसून विंड आगे नहीं मूव कर पाएगा। तो इस वजह से वहाँ पर आपको उसके ऑपोजिट में टिबेटन डेजर्ट नज़र आएगा, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसको ट्रेड विंड का इस वजह से नाम दिए गए कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस तरफ आए थे तो उन्होंने इन विंड्स को अपने उनके जो शिप सेलिंग्स थे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल डिस्कवर किया कि उनका ईंधन और टाइम वगैरह का सब कुछ सेफ हो गया और उनके सेल्स के जो उस वक़्त के कश्तियों के जो बादबान हुआ करता था उनको अब भी है यूज़ होता है। तो उसको मूव करने के लिए, पुश करने के लिए अरेबियन पेनिनसुला की तरफ इस विंड ने बहुत ज़्यादा काम दिया, इस वजह से इसको ट्रेड विंड का नाम दिया गया है, ठीक है। और समर सीज़न में फिर ये दोबारा से होगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतना ज़्यादा इसका ख्याल नहीं किया जाता कि ये हैवी विंड ब्लो मूव करेगा इन सदर्न हेमिस्फेयर में और वहाँ पर पानी बरसाएगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा लैंड नहीं है, ओशंस ज़्यादा हैं, तो वो उन ओशंस में पानी बरसाएगा। हाँ, यहाँ से पैसिफिक से भी होकर तो थोड़ी बहुत बारिशें बरसाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वेस्टर्लाइज ब्लू एंड ट्रेड विंड्स येलो एंड ब्राउन। ये वेस्टर्लाइज जो ब्लू है ये वेस्ट की तरफ से जब ये हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विंटर सीजन में सन से दूर चला जाता है तो वहाँ से ये मूव करेगा टुवर्ड द, ये वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ ये मूव करता है, हरकत करता है विंड, तो इस वजह से इसको कहते हैं वेस्टर्लाइज विंड। और यहाँ पर आपको ट्रेड विंड येलो एंड ब्राउन में नज़र आएगा और ट्रेड विंड की डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है और ब्राउन में भी इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ईस्टरलाइज से है, ठीक है। और वेस्ट की तरफ से वेस्टरलाइज विंड ब्लो कर रहा है टुवर्ड द ईस्ट। फिर इसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज की बात। ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज विंड ब्लो करता है फ्रॉम 0 to 30 डिग्री लैटीट्यूड, यानी इक्वेटर से 30 डिग्री लैटीट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और ईस्टरलाइज विंड ब्लो करेगा, ठीक है, इन विंटर सीजन इक्वेटर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन तक की तरफ शिप्स, सेलिंग शिप्स को लाने में मददगार साबित होता है। इस वजह से इसको ईस्टरलाइज ट्रेड विंड भी कहते हैं। और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट प्रेशर की तरफ से ये प्रेवलिंग वेस्टरलाइज विंड कहलाता है और ये पोलर सेल की तरफ मूव करता है। और इसी तरह से सेम यही केस सदर्न हेमिस्फेयर में भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ। ओके, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ITCZ, इंटरनेशनल कन्वर्जेंस जोन। इंटरनेशनल कन्वर्जेंस जोन होता क्या है कि द ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोथ हेमिस्फेयर
कन्वर्ज एट एन एरिया नियर द इक्वेटर। सदर्न हेमिस्फेयर से भी जो विंड आ रहा है वो यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वर्जन जोन इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर मर्ज हो रहा है, और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के अंदर से भी जो विंड आ रहा है सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट की तरफ से आकर जहाँ पे ये दोनों विंड मिल रहा है, तो इस लाइन को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोड्यूस अ नैरो बैंड ऑफ क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म एंड encircle portion of the globe. ओके, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बता दीजिए।